वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो SSC-MTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 14/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्ट में SSC-MTS 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 की शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 14/8/2019 की शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 14/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 21 आंकड़ों का औसत कितना है? 36 है, जिनमें से प्रथम 12 आंकड़ों का औसत 15 है। शेष 9 आंकड़ों का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज तरीका से आपको ये आसानी से इस मैथ को बना लेंगे। मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा एलिगेशन तरीके से बताऊंगा कि उस एलिगेशन से आप कैसे इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एवरेज आपको आशा करता हूँ कि पता होगा, मैं यहाँ पर से आपको एलिगेशन तरीके से बताऊँगा। तो यहाँ पर जो है 21 संख्याओं का औसत यानी कि 21 आंकड़ों का ओवरऑल औसत कितना दिया गया? 36 दिया गया, यानी कि 36 दिया गया। और बोला गया कि प्रथम जो है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 यानी कि 15 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि शेष 9 आंकड़ों का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा? तो क्या करेंगे? शेष 9 आंकड़ों का औसत यानी कि एवरेज क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो फिर यहाँ पर दिया गया कि पहला जो है प्रथम जो है कितना आंकड़ा लिया गया था? 12 संख्या। कितना संख्या लिया गया था? 12 संख्या। और दूसरे बार में यानी कि शेष जो है कितना बचा हुआ संख्या? 9 संख्या बचा हुआ। तो दोनों का रेशियो में वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो 4:3 यानी कि 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? 4:3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस में डिफरेंस निकालेंगे। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? 36 में से जब 15 जाएगा, 36 में से जब 15 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 21 बचेगा। यानी कि 3 बराबर, इस 3 यूनिट के बराबर कितना है? 21 है। यानी कि 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? 7। 1 यूनिट के बराबर कितना होगा? तो 7। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। और एलिगेशन में आपको पता होना चाहिए कि जब ये एक बार बड़ा और ये एक बार छोटा हो गया तो इधर जो आपका यक्स का वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा? एक बार 36 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू 36 से कम होता है तो दूसरा वैल्यू 36 से अधिक होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा? 36 में 28 को जोड़ेंगे। तो 36 और 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8 6 14, 3 2 5 1 6 यानी कि 64 आएगा। तो यहाँ पर से आपका निकल गया कि शेष जो है 9 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है? तो 64 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया क्या? एलिगेशन से बनाने का तरीका। अगर आप इसे जो है बाई एवरेज बनाएंगे यानी कि सिंपल तरीका से बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले जो है क्या करेंगे? 21 को 36 से गुना करेंगे। 21 को क्या करेंगे? 36 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 21 छक आपका 126, 6 12, 21 दिया 63, 63 आपका 12 कितना हो जाता है? 63 12 75 यानी कि 756 होगा। तो 21 संख्याओं का टोटल योग कितना आ गया? 756। उसमें क्या करेंगे? 12 संख्याओं का योग को माइनस कर देंगे। तो 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो 12 × 15 करेंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर आपका 12 × 15 होगा। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 180 आएगा। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने पर आपका यहाँ पर कितना बचेगा? तो 6, यहाँ पर 8 7 15, यहाँ पर आपका हो गया 6 6 में से 1 गया 5, यानी कि 576 जो है बची हुई 9 संख्याओं का क्या है? योग है। औसत निकालना है तो क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 9 छक 54, 3 बचा यानी कि 9 चौक 36, यानी कि बची हुई 9 संख्याओं का औसत कितना आएगा? 64 आएगा। तो ये एलिगेशन तरीके से भी आपका 64 यानी कि 64 आया। बाई एवरेज भी आपका 64 ही आएगा। तरीके बदलने से आपका जो है आंसर कभी भी नहीं बदलेगा। तो सभी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण यानी कि उसका डायगोनल जो है किसी समबाहु त्रिभुज
यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के भुजा के बराबर है, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा यानी कि साइड के बराबर है। फिर बोला गया कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि टोटल एरिया जो 18√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको जो है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने एक बार बताया आपको कि जब आपका डायगोनल से दिया हुआ रहे, जब आपका डायगोनल आपको निकालना हो और आपका एरिया दिया हुआ रहे, तब जो है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। जब आपसे डायगोनल निकालना हो या फिर डायगोनल से एरिया निकालना हो तब उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 होता है। टोटल एरिया यहाँ पर कितना दिया गया है, 18√3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 18√3। तो यहाँ पर से डी स्क्वायर का यानी कि डायगोनल के स्क्वायर का जो है वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36√3 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना है, समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू क्या हो जाता है आपका साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, क्या यहाँ पर जो है साइड क्या बोला गया, ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर है। यानी कि साइड स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर डी यानी कि डायगोनल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यानी कि साइड जो है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का साइड कितना हो जाएगा, डी यानी कि डायगोनल के बराबर है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर √3/4 और एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर होगा। तो डायगोनल का स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू कितना आया था, 36√3 आया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 36√3 वैल्यू पुट कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में 4 आ जाएगा, 4 नमा 36, √3 यानी कि 3, तो 9 3 आपका कितना हो जाएगा, 27 होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या कितनी है, 7,20,000 है। और यहाँ पर जो है सभी जो है अलग अलग क्षेत्र में जितने लोग काम करते हैं, जैसे बिजनेस में यानी कि व्यापार में 24 डिग्री, इंडस्ट्री यानी कि कारखानों इस सब में जो आपका 108 डिग्री, सर्विस यानी कि सेवा में 72 डिग्री, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में आपका 120 डिग्री, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन में आपका 36 डिग्री जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है मैंने आपको ग्राफ बता दिया कि क्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल मिलाकर कितने कर्मी जो है कार्यरत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे पहले जो है कितना डिग्री कार्यरत है। जैसे कि कृषि में यहाँ पर कितना 120 डिग्री, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन में 36 डिग्री और आपका बिजनेस में कितना है 24 डिग्री। तो सभी को क्या करेंगे, पहले योग निकालेंगे। तो 36 और 24 आपका कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 12 6 18 यानी कि 180 डिग्री जो है टोटल क्या करते हैं, इतने लोग जो है कुल 360 डिग्री में से जो भी आपका यहाँ पर जब डिग्री में दिए हुए रहते ग्राफ तो कुल 360 डिग्री होता है। तो कुल 360 डिग्री में से 180 डिग्री क्या है, इन तीनों क्षेत्रों में कर्मियों की संख्या है। और यहाँ पर जो है संख्या जो है नंबर में कितनी दी गई है, टोटल दी गई है 7,20,000। तो अगर 360 डिग्री का वैल्यू 7,20,000 है तो ये जो है डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का यहाँ पर वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 360 का आधा 180 डिग्री, यानी कि टोटल जितने कर्मियों की संख्या उसका आधा संख्या क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि जब डिग्री आधी होगी तो कुल जनसंख्या भी आधी होगी। तो आपका 7,20,000 का जो है आधा कितना हो जाएगा, तो 3 लाख यानी 36 दूनी 72, 3,60,000 होगा। कितना होगा, 3,60,000 होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल में जो है 550 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 6:5 है। कितनी और जो है लड़कियों को स्कूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कितनी लड़कियां शामिल करनी होगी तब अनुपात आपका 5:6 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो अनुपात में वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, बोला गया लड़का जो है 6 रेशियो है यानी कि 6 यूनिट है और लड़कियाँ 5 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है, तो 6 5 11 यूनिट है। कितना यूनिट है, 11 यूनिट। और 11 यूनिट का वैल्यू टोटल छात्र जो है कितने, 11 यूनिट का वैल्यू 550 छात्र।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 छात्र। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर लड़के 6 यूनिट है तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 50 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 स्टूडेंट, यानी कि 300 क्या है लड़के हैं। और 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 है तो लड़कियों की संख्या 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 25 यानी कि 250 क्या है लड़कियाँ। तो बोला गया कि इसमें जो है कितने लड़कियों को और शामिल किया जाए कि उनका अनुपात बदलकर कितना हो जाए 5:6 हो जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक ये भी बात है कि लड़कों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, यानी कि पहले जितने लड़के थे अब भी क्या है उतने ही लड़के, यानी कि पहले अगर 300 लड़के थे तो अब भी कितने लड़के हैं 300 ही लड़के हैं। अगर पहले 300 लड़के थे तो अभी भी 300 लड़के हैं। तो अगर 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से 300 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो इस 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा 6 यूनिट का वैल्यू, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 360, यानी कि 6×36 से 360 होगा। तो पहले जो है लड़कियाँ कितनी थी 250 यानी कि 250 थी, अब कितनी हो गई 360 हो गई। तो कितने की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई तभी तो 5:6 बन गया। तो कितने की वृद्धि की गई 250 से 360 हो गई, तो कितना किया गया +110 किया गया। 360 - 250 करेंगे तो आपका कितना आएगा 110 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि ये आपका जो है इंग्लिश में ही हमारे पास क्वेश्चन आ पाया था, तो मैं इसे आपको पढ़ के हिंदी में समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ बाइट 7 सेंटीमीटर इज रोल्ड along with बाइट एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, यानी कि एक आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार पेपर यानी कि कागज है, उसकी चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और उसे जो है क्या किया मोड़ कर एक सिलेंडर यानी कि बेलन बना दिया। उस बेलन की त्रिज्या कितनी है तो 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, यानी कि सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है πr² होता है। क्या होता है बेलन के आयतन का फार्मूला πr² होता है। तो यहाँ पर जो है पाई क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है सिलेंडर की 9 सेंटीमीटर, तो r² यानी कि 9 × 9 करना है। और जब रेक्टेंगुलर को यानी कि एक जब आयताकार इस तरीके से है, इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, जब इसे मोड़ा जाएगा यानी कि बेलन में बदला जाएगा, जब इसे बेलन के रूप में बदला जाएगा तो ये जो आपकी चौड़ाई है वो क्या बन जाएगी इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई बन जाएगी। जो इसकी जो है चौड़ाई थी इस आयत की, ये क्या बन जाएगी इस बेलन की हाइट यानी कि ऊंचाई बन जाएगी, और वो कितनी है तो 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर यच क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से चला गया आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 × 9 = 81, 81 दूनी आपका कितना हो जाएगा 162, 162 जोड़ेंगे तो 2 यानी कि 2 6 2 8 16 1 17 यानी कि 1782 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा इस बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर आपका 891 नहीं होगा, कितना होगा 1782 होगा। यहाँ पर जो आपका आधा दिया हुआ था तो आधा नहीं कितना होगा पूरा होगा यानी कि 1782 होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्तिक के पिता की आयु जो है कार्तिक की आयु की 4 गुना है। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु के 7 गुना थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्तिक की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला कि कार्तिक और उनके फादर की वर्तमान आयु कितने अनुपात में, यानी कि कार्तिक की वर्तमान आयु 1 यूनिट है तो उनके पिता की आयु यूनिट उनसे जो है 4 गुना बड़ी, यानी कि उनकी आयु कितनी है 4 यूनिट है, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 1:4। फिर बोला गया कि 3 वर्ष जो है कार्तिक से जो है उनके पिता की आयु कितनी थी 3 वर्ष पूर्व 7 गुना थी। कितनी थी 7 गुना, यानी कि अगर कार्तिक 1 यूनिट था तो ये कितनी थे 7 थे। तो यहाँ पर जब रेशियो में डिफरेंस देखेंगे तो क्या डिफरेंस समान आ रहा है, 1 में से 1 जाएगा 0। डिफरेंस हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाती है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ तो 0 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, तो हमें क्या करना होगा डिफरेंस बराबर करना होगा, क्योंकि ये जो 3 वर्ष पूर्व है तो दोनों का हिसाब से 3 वर्ष पूर्व है, यानी कि डिफरेंस हमें क्या करना होगा सेम करना होगा। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखें इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6,
4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 3 और 2 का, 3 और जो है 6 का, 3 और 6 का जब हम काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 2 बार में। तो 2 को क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे और 1 को नीचे गुना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो भी आपका रेशियो 1:7 ही रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर नया रेशियो यानी कि कार्तिक और उनके फादर का वर्तमान का नया अनुपात आ जाएगा। तो वर्तमान नया अनुपात आपका कितना हो जाएगा 2 × 1 करेंगे तो 2 और 4 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो अब डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 यूनिट, कितना बचेगा 1 यूनिट, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 यूनिट। तो अब क्या हो गया बराबर हो गया यहाँ पर से। तो इस 1 यूनिट के बराबर कितने साल के बराबर है 3 साल के बराबर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कार्तिक की वर्तमान आयु क्या है। तो कार्तिक की वर्तमान आयु में नया रेशियो जो है कितना आया था 2 यूनिट आया था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो अब कितना आएगा 3 दूनी 6 साल, यानी कि कार्तिक की वर्तमान आयु 6 साल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि ये रेशियो बी यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, बी और सी का अनुपात 4:5 है, सी और डी का इतना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई डी का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो है क्या निकालना होगा ए बी सी डी का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। मैं निश्चित क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है बी का वैल्यू जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका कितना है 4 है। तो वैल्यू जो है एक ही संख्या की दो अलग अलग जगह वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। तो वैल्यू हमें समान करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे बेहतर तरीका से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से रेशियो को जो है 4 अंक वाले रेशियो को जो है किस तरीके से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि ए और बी का कितना अनुपात था 2:3, जिस तरीके से जिस संख्या का था उसी के सामने लिखेंगे हम लोग। बी और सी का जो है कितना था 4:5 था, सी और डी का कितना था 6:7 था। क्या करेंगे अब जो खाली स्थान जहाँ जहाँ पर बचा हुआ है उसे क्या करेंगे भरेंगे। किस तरीके से भरेंगे मैं बताऊंगा आपको। जब भी जो है खाली स्थान दिखे तो ऊपर नीचे नहीं देखना, क्या करना अगल बगल देखना है। कहाँ देखना है अगल बगल देखना है, ऊपर नीचे नहीं झांकना है। तो क्या करेंगे बगल में देखेंगे तो बगल में 3 है तो यहाँ पर भी आपका 3 आएगा, यहाँ पर भी आपका 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका भी आपका खाली स्थान है, यहाँ पर बगल में ऊपर नीचे नहीं बगल में, तो आपका कितना है 5 है तो 5 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर इसके बगल में क्या है 4 है, ऊपर नीचे नहीं बगल सिर्फ। फिर यहाँ पर जो इसके बगल में क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखेंगे ये जो है जो बचा हुआ बाकी सभी क्या कर देंगे गुना कर देंगे। गुना करने से पहले क्या देखेंगे कि क्या इन्हें सभी के गुना से पहले कोई कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिखेगा तो हटा देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन दिख रहा है, 2 से चला जाएगा, यहाँ भी 3 से 2 से चला जाएगा। अब आपका कोई भी चीज़ नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे अब गुना करेंगे तो आप यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर आपका आएगा 4 दूनी 8 3 24, 6 पचे 30 और 7 पचे आपका कितना आएगा 35 आएगा। तो ए बी सी डी का अनुपात में वैल्यू आ गया। क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का जो है कितना यूनिट है 16 यूनिट, बी आपका कितना है 24 यूनिट, सी आपका कितना है 30 यूनिट बटा डी आपका कितना है 35 यूनिट। क्या करेंगे सभी का योग करेंगे ऊपर तो 24 और 16 आपका कितना होगा 40, 40 और 30 कितना होगा 70, 70 बटा 35 यानी कि 70 को 35 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा डी का वैल्यू कितना आएगा तो 2 आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया कि ये आपका जो है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे हम लोग। 75% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 3/4, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/10 होगा। तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आप आसानी से इस तरीके के प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे आप फ्रैक्शन में नहीं भी चेंज करेंगे तो भी आप आसानी से हल कर पाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पर काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर ही लिए तो क्या करेंगे गुना करके देख लेंगे। 3/4 इंटू 260 प्लस 30% तो 3/10 इंटू आपका कितना हो जाएगा 320। क्या करेंगे हल करेंगे 4 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 4 छक 24, 2 बचा तो 4 पचे 20, 1 शून्य 1 शून्य चला जाएगा। 65 थी आपका कितना हो जाएगा 6 3 18, 5 3 15 यानी कि 195 प्लस 32 थी आपका कितना हो जाएगा 96। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 6 5 11 यानी कि कितना आ जाएगा 291 आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आया 291। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि 2 पाइप जो है PRQ किसी खाली टंकी को 20 मिनट और 10 मिनट में जो है भर सकते हैं। R पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों पाइप की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है P दिया गया है कि P जो है 20 मिनट में भर सकता है, Q जो है 10 मिनट में भर सकता है और R जो है 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 20 का, 15 का, 10 का एलसीएम लेंगे। तो 20, 15, 10 का एलसीएम कितना होगा 60। 60 को जब 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 को जब 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 60 को जब 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि बी की कार्य क्षमता 3 है, क्यू की कार्य क्षमता 6 है और आर की कार्य क्षमता 4 है। लेकिन पी और क्यू क्या है, भरने वाली पाइप है, लेकिन आर जो है आपकी क्या है, खाली करने वाली पाइप है। तो यहाँ पर जो है टोटल भरना कितना है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितने समय में भरा जाएगा। तो टोटल भरना कितना है, ये जो आपका 60 यूनिट आया वही जो आपका एलसीएम आया उसी का आपका क्या होता है टोटल काम होता है। यानी कि इतना यूनिट क्या करना है, भरना। और कितने की कार्य क्षमता से भरेगा, P जो है 3 की भरेगा, Q 6 की भरेगा और R 4 से खाली करेगा। यानी कि तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो कितने के हिसाब से भरेगा, 6 या 3 9 तो भरेगा, लेकिन उसी समय में 4 यूनिट खाली भी कर देगा। यानी कि 9 भरेगा 4 खाली करेगा, यानी कि कुल मिलाकर 1 मिनट में भरेगा कितना यूनिट, 5 यूनिट भरेगा। टोटल भरना 60 यूनिट है, 1 मिनट में 5 भरेगा तो 5 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 60 को 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में। यानी कि टोटल जो आपका कितना समय लगेगा, 12 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी यानी कि कर्मचारी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नंबर यानी कि संख्या की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री से ही हम लोग आसानी से परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस में जो है कितने डिग्री लोग थे, 72 डिग्री लोग थे। कुल कितने डिग्री में से, कुल जो आपका जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो कुल कितने में से, 360 डिग्री में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 से आपका 360 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, क्योंकि 7 बजे 35, हाँ आपका 5 बार में चला जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। यानी कि आपका जो है कितना प्रतिशत आएगा, तो 20% वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में जो है 800 लड़के 600 लड़कियां हैं, 40% लड़के और 60% लड़कियां जो है परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। तो कुल कितने विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज क्या है, जो आपका परसेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 स्थान तक होना चाहिए। किस में होना चाहिए, 2 स्थान तक होना चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर निकालेंगे कि किस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लड़कों की संख्या कितनी है 800, लड़कियों की संख्या कितनी है 600, दोनों का अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो दोनों का अनुपात में वैल्यू आएगा। जब 200 से काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 200 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात में वैल्यू कितना है, 4 अनुपात यानी कि 4:3 है। और बोला कि कुल लड़के में से 40% पास होती है। तो कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। तो अगर कुल मिलाकर 100% लड़के थे तो उसमें से 40% पास हुए, तो फेल कितने हो गए, फेल 60% हो गए। और कुल लड़कियों की संख्या खुद में 100% रही होगी, तो 100% कुल लड़कियों में से 60% लड़कियां पास हो गई, तो कितने फेल हो गई होगी, 40% फेल हो गई होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे सबसे पहले। तो आपका कितना आएगा, 6 चौक 240 प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 120। और ये जो आपका रेशियो में वैल्यू है, ये जो आपका रेशियो में वैल्यू है उनका क्या करेंगे, यूनिट का डिजिट करके क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, 7 आएगा। हल करेंगे, आपका परसेंट में वैल्यू आ जाएगा। जो परसेंट में वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं, पहले जोड़ लेंगे। तो 240 120 आपका कितना हो जाएगा, 360 होगा। 360 बटा 7%, तो यानी कि परसेंट में वैल्यू आ जाएगा 7 × 5 = 35, 10 51, आपका कितना बचा 3, तो 7 × 28 2, यानी कि आपका लगभग जो है आपका यहाँ पर से 7 यानी कि 7 या 21 आप बोल सकते हैं, क्योंकि 20 से इस पर बता तो 7 से 21, यानी कि 51.43% आपका क्या होगा कि इतने जो है विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करता है।
यदि ब्याज दर 5% अधिक होती तो राशि पर और कितना अधिक ब्याज अर्जित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया क्या गया, 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया गया, 240 रुपया दिया गया। तो अगर एक साल में 8% का ब्याज लगता है तो 3 सालों में कुल कितने प्रतिशत ब्याज लगा होगा। तो अगर एक साल में 8% तो 3 साल में कितना लग जाएगा, 8 या 24%। तो यहाँ पर 24% का वैल्यू कितना दिया गया, 240। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपये। कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उसका दर 5% बढ़ा दिया जाए तो 3 सालों में कितना रुपया अधिक मिलेगा। तो 3 सालों में पहले निकालेंगे कि उसे जो है कितना प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा। तो अगर एक साल में 5% अधिक ब्याज मिलता है तो 3 वर्षों में कितना मिल जाएगा, 5 या 15% अधिक ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना था, 10 रुपये। तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो यही आपका क्या है, बढ़ा हुआ साधारण ब्याज है। यानी कि इतना रुपया क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा अगर उसका दर 5% बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याएं जो है 390 और 420 का लघुत्तम समावर्तक 5460 है तो उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणज बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या कितनी है, 390, दूसरी संख्या कितनी है, 420। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 5460। और एचसीएफ क्या करना है, हमें निकालना है। वैल्यू हल करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका शून्य शून्य जो है चला जाएगा। यहाँ पर से आपका 42 से क्या करता है, 42 से आपका यहाँ पर 628 नहीं कटेगा तो 7 से काट लेते हैं, 7 से आपका कट जाएगा। 7 6 42 आपका हो जाएगा यहाँ पर से 7 7 49 7 8 56। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 78 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका आ जाएगा 6 बचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि महत्तम कितना हो जाता है, 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई छात्र जो अपनी समान गति से 30% अधिक गति से चलता है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। अपने गंतव्य पर समान समय में पहुँचने के लिए वह जो है कितना समय लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि समान समय आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/10। यानी कि उसकी चाल जो है पहले 10 यूनिट थी, उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि इस तरीके से स्पीड ये जो है पहले उनकी चाल कितनी थी, 10 यूनिट थी, उसमें क्या हुआ, 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो अब उनकी चाल कितनी हो गई, 13 यूनिट हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। यानी कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो अगर चाल स्पीड आपका 10:13 यानी कि 10:13 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 13:10 होगा। कितना होगा, 13:10। यानी कि पहले अगर उसकी चाल 10 थी तो कितना समय लेगा, 13 यूनिट समय लेगा। अब जो है नई चाल अगर उसकी 13 यूनिट हो गए तो समय कितना लेगा, 10 यूनिट लेगा। तो यहाँ पर जो है यूनिट में समय में कितने कमी के देखने को मिल रही है, पहले लेता था 13 लेकिन अब कितना ले रहा है, 10। यानी कि 3 यूनिट की कमी आई है। और समय में कितना कमी आया, 15 मिनट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मिनट। कितना हो जाएगा, 5 मिनट। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि समान समय बताइए। तो समान चाल आपका क्या है, पहले वाला जो चाल था वो समान चाल था। तो अगर ये चाल समान है तो ये 13 यूनिट आपका क्या होगा, समान समय होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, गुना करेंगे तो 13 × आपका कितना होता है, 65 यानी कि 65 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने जो है 15 रुपये प्रति नाशपाती की दर से 120 नाशपाती खरीदी, लेकिन 10 नाशपाती सड़ी हुई निकली और उन्हें फेंक दिया। शेष नाशपाती को 18 रुपये प्रति नाशपाती की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जो है 1 रुपये यानी कि एक नाशपाती का दाम कितना था 15 रुपये, और जो है टोटल कितने नाशपाती थे 120 रुपये, गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो निकालेंगे कुल क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 15 × 120 करेंगे तो 15 × 12 आपका हो जाता है 180, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 1800 रुपये क्रय मूल्य। फिर जो यहाँ पर बोला कि 10 नाशपाती खराब हो गया, यानी कि खरीदा 120 नाशपाती, खराब हो गया उसमें से 10 नाशपाती, तो बचा हुआ कितना नाशपाती, 110 नाशपाती अभी भी बचा हुआ है, और उसे कितने की दर से बेचता है, 18 रुपये की दर से बेचता है। तो अगर 18 की दर से बेचता है, टोटल 110 नाशपाती बेचता है, तो गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ESP यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 18 × 11 करेंगे तो 180, 18 198 पे 1 शून्य, यानी कि कुल क्रय मूल्य 1980 रुपया है। कुल विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य 1980 रुपया, कुल क्रय मूल्य आपका 1800 रुपया। मैनेज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 180 रुपये, यानी कि टोटल जो है उसे लाभ कितना होता है, तो 180 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर, यानी कि CP पर निकाली जाती है। तो CP 1800% में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर से 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला जाएगा, 18 से 18 चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 10%, यानी कि 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि दो बेलन ए और बी की त्रिज्या यानी कि रेडियस का अनुपात कितना है, 5:6 है, और उनकी ऊंचाई यानी कि हाइट का अनुपात कितना है, 7:4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन बी और बेलन ए के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात में वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला आपका होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तो जब दो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो दोनों में, क्योंकि दोनों में आपका फार्मूला तो एक ही लगेगा, तो अगर रेशियो में अगर हम लोग 2π लिखेंगे तो 2π जो आपका दोनों में रहेगा, यानी कि ये जो आपका क्या रहेगा, दोनों में कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इसे हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका वैल्यू यहाँ पर आपका निर्धारण होगा रेशियो में, वो आपका रेडियस और ऊंचाई यानी कि आपका त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जो है क्या करना, हमें बी और ए का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो बी का जो है त्रिज्या कितना है, 6 यूनिट है, और यहाँ पर जो ऊंचाई कितना है, 4 यूनिट है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यूनिट होगा, क्योंकि R × H करना है। और आपका जो है ए का कितना है, ए का जो है त्रिज्या 5 यूनिट है, और ऊंचाई जो है कितना है, 7 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 होगा, यानी कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, 24:35 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 11 छात्र की एक आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में जो है नीचे दी गई है, अंकों का माध्यिका यानी कि मीडियन 36 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो है माध्यिका जो रहती है वो क्या रहती है, बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो व्यवस्थित की हुई रहती है, या फिर नहीं रहती है तो हमें उन्हें करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पहले से किया हुआ है, क्योंकि हमें जो है किया हुआ रहेगा तभी हम लोग के का मान निकाल सकते। तो पहले से किया हुआ था यहाँ पर। फिर हमें क्या करना होता है, बीच की संख्या ढूंढनी होती है। टोटल कितने नंबर है, 11 नंबर है। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, छठे नंबर पर जो यानी कि 6th नंबर जो आपकी संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, बीच नंबर की संख्या होगी। क्योंकि आपका जो है 5 संख्या तो इधर आपकी आ गई, 5 संख्या आपकी इधर आ गई, तो बीच की संख्या यानी कि छठी नंबर जो संख्या बची हुई है आपका क्या होता है, एक असल में आपका मीडियन यानी कि माध्यिका होता है। तो यहाँ पर जो है बीच की संख्या कितनी है, k+3, और उनका माध्यिका कितना दिया गया है, 36। हल करेंगे तो के का वैल्यू कितना आएगा, 36 - 3 यानी कि 33 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर आपका वैल्यू कितना होगा, 144 + 16 ऑफ का मतलब क्या होता है, साइन गुना। तो 16 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 - 20 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 20 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो आपका कितना आएगा, 5। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 48 में से 5 गया 43, 43 जोड़ेंगे तो 4 3 7 14 3 18, 14 4 18, यानी कितना आएगा, 187 आएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा, तो 187 आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि शर्ट का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है, 2000 रुपये है। यदि शर्ट पर जो है 10% और 25% की क्रमिक छूट की घोषणा करता है तो शर्ट का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि पहले बार में जो है 10 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट की छूट दी जा रही है, दूसरे बार में 4 यूनिट की वस्तु पर 1 यूनिट की छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है मार्क्ड प्राइस से आपका क्या हो जाता है, एसपी का रेशियो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 10 यूनिट का सामान 1 यूनिट की छूट यानी कि कितने में बेचा, 9 यूनिट में बेचा। दूसरे बार में क्या किया, 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट की छूट यानी कि कितने में बेचा, 3 यूनिट में बेचा। क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका मार्क्ड प्राइस और एसपी का रेशियो में वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आएगा, 10/40 रेशियो 9×27 आएगा। यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है पहले कितना था, 40 यूनिट का सामान, उसे बेचा कितने में, 27 यूनिट में बेचा है। तो 40 यूनिट का वैल्यू जो है रुपये में कितना दिया गया, यहाँ पर 20,000 रुपये दिया गया। तो इससे जो है कितना गुना है, 40 यूनिट का वैल्यू 20,000 रुपये, तो कितना गुना है, 50 गुना है। कितना गुना है, 50 गुना है। तो 27 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में 50 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27×5 135। यानी कि 1350 रुपये क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 38 छात्रों का औसत यानी कि एवरेज कितना है, 42 kg है। बाद में पता चला कि 46 kg को गलती से 26 kg पढ़ लिया गया, यानी कि लेना था उसे 46 kg लेकिन उसे लिया गया 26 kg के तौर पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही औसत, और जो सही औसत होगा 1 दशमलव स्थान तक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे त्रुटि कितने की हुई, 46 लेना था 26 ले ली गई, यानी कि कितना कम लिया गया। तो 46 - 26 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20, यानी कि 20 kg कम लिया गया। तो अगर इस 20 kg को पूरे औसत में बदलना हो तो क्या करेंगे, टोटल छात्रों से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल छात्र कितने हैं, 38 है। तो क्या करेंगे, पॉइंट में वैल्यू लाएंगे। जो पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए वो 0.1 तक ही आना चाहिए, क्योंकि जो आपका पॉइंट में वैल्यू आएगा वो एवरेज यानी कि औसत में जुटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.1 यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक का ही वैल्यू लाएंगे। तो यहाँ पर पहले 2 से काट लेंगे तो यहाँ पर 10 बार में चला जाएगा, 19 बार में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 1 शून्य और लगेगा, यानी कि पॉइंट के बाद 1 शून्य, यानी कि 19×5 = 95 आएगा। यानी कि 0.5 क्या हो जाएगा, इतनी की औसत में त्रुटि हो गई। अगर 20 जो है kg कम लिया गया तो पूरे औसतन कितनी त्रुटि हो गई, 0.5 kg की त्रुटि हो गई। और पहले औसत कितना था, 42 था। क्या था, 42 था। पहले 42 था, इतना जो है कम लिया गया। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 + 42 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 42.5 आपका नया औसत यानी कि न्यू एवरेज आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये है, तब राशि क्या होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने रेशियो का तरीका बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने एक चैप्टर बनाकर यहाँ पर जो है फुल फ्लेज सॉल्यूशन डाला था RS अग्रवाल का। उसमें मैंने बेसिक से बताया था और ट्रिक वाइज भी बताया था, और वहाँ पर मैंने एक टाइप बताया था जिसमें जो आपका रेशियो तरीके से आप कैसे आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के काफ़ी प्रश्न जो आप रेशियो से हल कर सकते हैं। तो 2 वर्षों का मैंने एक जो है बेहतर रेशियो बताया था कि 2 वर्षों का रेशियो में वैल्यू कितना होता है, 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। और ये जो पहला वाला होता है वो असल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये जो दूसरा वाला होता है वो आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज होता है। तो अगर ये जो है पहला बार में 5%, फिर क्या करना है, 5 का भी 5% निकालना है। तो 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये जो पहला लाइन रहता है वो क्या रहता है, असल में साधारण ब्याज रहता है। तो हमें तो साधारण ब्याज से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, दोनों का अंतर यानी कि दोनों ब्याज के अंतर से मतलब है। तो कितना हो जाएगा, 1 × 0.5 करेंगे तो 0.25% होगा, जो कि कितने रुपये के बराबर है, यहाँ पर दिया गया है 125 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100।
25 पर से कितना होता है 125 होता है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से 500 रुपये होगा। तो कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कोई भी धन जो है कोई भी मूलधन खुद में 100% होता है। तो अगर 1% का वैल्यू 500 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000 रुपये होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो हो गया, आप अगर रेशियो जानते हैं, मैंने बताया भी है। अगर आप ये तरीका सीखना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने 2 घंटे का एक फुल फ्लेज वीडियो डाला है, वो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ये काफ़ी बेहतर तरीका से बताया। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो फार्मूला मैं बता देता हूँ कि 2 साल का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका हो जाता है यहाँ पर से P × R² बटा 10,000 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये आपका फार्मूला है। फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मूलधन आ जाएगा। क्या करना है प्रिंसिपल यानी कि P उसे डिनोट करेंगे, R यानी कि आपका दर यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया रेशियो और फार्मूला भी मैंने बता दिया है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है 1 घंटा में धारा के प्रतिकूल जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के अनुरूप जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यानी कि धारा के प्रतिकूल जो 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहती है, उसकी धारा के अनुकूल जो है धारा के प्रतिकूल, सॉरी ये अनुकूल नहीं प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल जो है 23 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की गति यानी कि जो धारा की स्पीड है वो कितनी है, वैसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, दोनों का अंतर निकालेंगे या 2 से भाग करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा धारा की चाल निकल जाएगी। तो 23 - 11 करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर से 9 × 3 = 12 आएगा। उसको क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा धारा की चाल निकल जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर काटेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 गुना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य का कितना है 3/4 है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा CP/SP आपका हो जाएगा 4/3। यानी कि यहाँ पर से पता चला कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 यूनिट है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट है। 4 का सामान बेच कितने में रहा है 3 यूनिट में बेच रहा है। यानी कि हानि की कितना का हो रहा है तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर से लॉस परसेंट, क्योंकि हानि हो रहा है यानी कि लॉस परसेंट निकलेगा। तो ये आपका लॉस हो गया टोटल। और लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 25 बार में। यानी कि आपका हानि प्रतिशत कितना है तो 25% आपका क्या लॉस परसेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की कुशलता जो है बी से 1.5 गुना अधिक है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को जो है 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने टाइम एंड वर्क में यानी कि समय और कार्य में मैंने आपको 2 फार्मूला बताया हुआ है। ये दोनों फार्मूला से आप पूरा टाइम एंड वर्क हल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई भी फार्मूला जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला आपका क्या होता है लगभग आपका आपका MDH फार्मूला होता है, कुछ और आपका 1-2 फार्मूला होता है, लेकिन लगभग आप टाइम एंड वर्क का ये 2 फार्मूला जानकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का यानी कि टोटल वर्क का जो है फार्मूला क्या बताया था मैंने इफिशियंसी इंटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय बताया था। तो एक तो आप ये याद रखिएगा, और समय बराबर आपका क्या हो जाता है कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये एक आपका ये फार्मूला हो गया। दोनों एक ही तरीके का फार्मूला है, खाली जो है आपका यहाँ पर से टोटल वर्क निकलता है, यहाँ पर से टाइम निकलता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए जो है बी के 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि ए की जो है यहाँ पर बोला है ए की कुशलता जो है बी की 1.5 गुनी, यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि ए जो है ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट, सॉरी ए की नहीं बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट है। कितनी है 3 यूनिट है। तो यहाँ पर से ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता आ गई। हमें क्या निकालना है सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क में क्या करना है सबसे पहले टोटल एफिशिएंसी करेंगे। तो कुल कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 इंटू कुल कितना समय लेता है दोनों मिलकर 12 दिन लेते हैं। तो हल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कुल कार्य यानी कि टोटल कार्य होगा, टोटल वर्क होगा।
तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। यहाँ हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि ए अकेले पूरा कार्य कितना समय में करेंगे। तो टोटल वर्क बराबर क्या, समय बराबर आपका क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता, तो ऊपर हो गया कुल कार्य। अब जो है करेगा कौन काम, सिर्फ ए काम करेगा, तो उसी का कार्य क्षमता नीचे लिखेंगे, तो नीचे 3 से भाग करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 5 चौक आपका कितना आ जाएगा 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि क्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यापार बिजनेस की तुलना में उद्योग में जो है कितने कर्मी जो है अधिक कार्यरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि निकाल लेंगे कि डिग्री में कितना अंतर है। व्यापार में जो है कितने डिग्री कर्मचारी है, 24 डिग्री, और आपका उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में जो है कितने डिग्री कर्मचारी है, तो 108 डिग्री है। तो अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर आपका अंतर हो जाता है 24 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, यानी कि आपका 84 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का वैल्यू जो है टोटल जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई है, 7,20,000 दी गई है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 20,000 होगा, 20,000 नहीं सॉरी 2,000 होगा, कितना होगा 2,000 होगा। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, अगर 1 डिग्री का वैल्यू 2,000 है तो 84 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 84 इंटू 2,000 करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 84 दूनी 168 पर 3 शून्य, यानी कि 1,68,000 क्या होगा टोटल कर्मचारियों की संख्या होगी, जो कि व्यापार और उद्योग का अंतर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।